हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले है आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन देख लें इसकी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। मतलब किसी एटम में, ये न्यूक्लियस हो गया जो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। यहाँ पर आखिरी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, इसको अपन यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। अब हमने बोर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यदि अपन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना चाहेंगे तो हमें कुछ अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाए, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो कम से कम एनर्जी जितनी देने पर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखें क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझें क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अंदर की तरफ। लेकिन अपन को पता है कि इसके जो अंदर के ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यदि मान लो अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है अंदर। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है उसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाता है, ये वीक हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है जबकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकेंगे। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही चीज होती है। तो ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अब अपन को पता है कि ये एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आ रहे हैं, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है ऐसा एटम स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यदि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है।
एक और एग्जांपल लें अपन, सपोज मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक ये देखें कितना हो गया, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 हो गया। कितना था 25, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, वो जाएंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल दैट इज 3d, ये हो गया 3d5। अब बच्चों क्या होता है, अपन ने पढ़ा है कि d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर यहाँ पर कितने हैं 5। इसका मतलब कि यहाँ का जो d सबशेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। यदि कोई सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब यदि D10 होता है, D10 तो वो हाईली स्टेबल होगा, D5 तो वो हाईली स्टेबल होगा, D4 है, D6 है, ये उतने स्टेबल नहीं होंगे। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब इस केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी एटम्स हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होता है कि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं, तो उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। अब बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो वेरिएशन है ग्रुप और पीरियड में वो देखते हैं। जब अपन किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ एक ऑर्बिट है, फिर 2 ऑर्बिट हो जाएंगे, फिर 3 ऑर्बिट। तो ग्रुप में जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं। यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गए, एटम की साइज बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना अपने लिए आसान हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो अब उसको उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितने कि एक छोटे एटम में करता है। तो जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं एटम की साइज बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान होता जाता है। मतलब कि अपन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तब क्या होता है, जब अपन किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम की साइज कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो यदि मान लो पहले एटम की साइज ऐसी है, अब वो एटम की साइज छोटी हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पहले न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर था अब उसके करीब आ गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने पास आ जाएगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे अपन पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटम की साइज कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गया अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा एटम। तो इट इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच एन एटम अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम कितना अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे मान लो ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्बिट्स, अब एक बाहर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, उसको ये एटम अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जितनी टेंडेंसी होगी उसमें, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब कि देखो क्या होगा, यदि एटम की साइज छोटी है तो क्या होगा और बड़ी है तो क्या होगा। यदि एटम की साइज छोटी है, तो यदि छोटा एटम है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच पाएगा। यदि मान लो बड़े साइज का एटम है तो उसका जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर ही रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे काफ़ी दूर लाई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इस एटम के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब साइज जितनी छोटी होती है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा रहती है। साइज जितनी बड़ी होगी एटम के लिए उतना मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में उतना कम हो जाएगा। तो देखें किस किस पे डिपेंड करती है। पहला तो वही पॉइंट है एटॉमिक साइज, वो मैंने अभी समझाया तुम्हें। स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना छोटा एटम होगा इलेक्ट्रॉन को वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा।
दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, ये भी सिंपल है। यदि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब सपोज यदि किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है उसके पास पहले से, तो यदि उसका सबशेल पहले से ही कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों अट्रैक्ट करेगा, उसका सबशेल तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें सबशेल या तो पूरी तरह से भरे होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं। तो मैंने बताया था कंप्लीटली फिल्ड जैसे D10, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड D5, ऐसे केस में एटम ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसको ज़रूरी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि वो एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ही नहीं चाह रहा है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन एक ग्रुप में क्या होता है और एक पीरियड में क्या होता है। तो अपन को पता है कि जब अपन एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम की साइज बढ़ जाती है, ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम 281, उसके बाद पोटेशियम 2881, जहाँ 3 ऑर्बिट थे वहाँ 4 ऑर्बिट, तो ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं। यदि ऑर्बिट बढ़ जाते हैं इसका मतलब कि एटम की साइज बढ़ जाती है। एटम की साइज बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जहां पर ये कर पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। पीरियड में क्या होगा, जब अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम छोटा हो जाता है, एटम की साइज कम हो जाती है। तो जो बड़ा एटम था अब वही छोटा एटम हो गया। यदि छोटा एटम हो गया इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पहले दूर था अब वो इलेक्ट्रॉन पास आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। तो जब अपन लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझें, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सपोज अपन एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। कैसे बनता है ये HF, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बीच का एक एक इलेक्ट्रॉन है इसकी ये शेयरिंग कर लेते हैं, ये ऐसे बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये, इसको अपन बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि ये जो 2 एटम है उसमें से एक एटम जो है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, पूरा जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कौन ज़्यादा खींचेगा, जो ज़्यादा बड़े ग्रुप में लाई करता है। बड़े ग्रुप में मतलब जैसे 18 ग्रुप्स होते हैं, तो जो पीछे वाले ग्रुप हैं 16 17 उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की। जो पहले वाले ग्रुप हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इनमें कम टेंडेंसी होती है। तब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसमें कम टेंडेंसी है। फ्लोरीन में ज़्यादा है तो फ्लोरीन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो फ्लोरीन है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे। ये जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज।
सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे शेयर्ड पेयर को एटम को अपनी तरफ खींचना है। अब एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ही उसको खींचेगा अपनी तरफ। अब यदि मान लो एटम छोटा है तो ये शेयर्ड पेयर के ज़्यादा पास में आएगा न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा कस के खींच पाएगा, ज़्यादा फोर्स ला के खींच पाएगा। यदि यही एटम बड़ी साइज का है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो जितनी छोटी साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला फैक्टर देखें, न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसको अपन बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे तुमने पढ़ा है सोडियम आयन, इसको अपन क्या लिखते हैं Na+। मैग्नीशियम आयन, इसको क्या लिखते हैं अपन Mg2+। एल्यूमिनियम आयन, इसको अपन क्या लिखते हैं Al3+। तो ये जो चार्ज आता है इनके ऊपर, इसको अपन बोलते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देखो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव उन नेगेटिव को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसका मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो अब देखना है अपन को वेरिएशन कि ग्रुप में कैसे बदलता है, पीरियड में कैसे बदलता है। तो अपन को पता है, सिंपल है, ग्रुप में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होती है। तो जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, और हमने पढ़ा था कि यदि साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे गए, एटॉमिक साइज बढ़ गई, यदि बढ़ गई इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्रुप में वेरिएशन, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पीरियड में, जब भी अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा साइज कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो जब अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो साइज कम हो जाएगी, और यदि साइज कम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो वेरिएशन इन अ पीरियड, इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड। तो पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम लूजेस और गेन्स और शेयर्स टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। मतलब कोई बॉन्ड बनाते समय कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, उसको अपन बोलते हैं वैलेंसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड NaCl लिया अपन। अब कैसे बनता है NaCl? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब हमें पता है कि कोई भी एटम जो है वो ये चाहता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है। अब ये जो सोडियम है वो चाहेगा कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन वो दे दे। यदि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1। तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। अब क्लोरीन को यदि अपना आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट करना है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। एक इलेक्ट्रॉन यदि लिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो गई, सोडियम की वैलेंसी +1 हो गई। तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। फिर हमने लिखा शेयर्स, जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन कंपाउंड ले, सपोज ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8,
2 6 होता है कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। तो ये बीच में जो तुम्हें दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर हो गए। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी काउंट होंगे और उसके साथ भी काउंट होंगे। तो इसके पास अपन इलेक्ट्रॉन गिनने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके भी 8 हो गए। तो वैलेंसी कितनी हुई, एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग के लिए, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम ने। ये जो सिंगल ऑक्सीजन एटम था उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग के लिए। इसका मतलब कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग के लिए, तो उसकी भी वैलेंसी 2। तो दोनों की वैलेंसी 2, ना प्लस लगाना ना माइनस, ठीक है। तो जब शेयरिंग होती है तो अपन सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन किसी से किसी को दिए नहीं जाते, शेयर करे जाते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंसी कहलाती है। अब अपन देखते हैं कि ग्रुप में और पीरियड में क्या चेंज आता है वैलेंसी में। यदि अपन एक ग्रुप की बात करें, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ गए, जैसे मान लो अपन फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है, उसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसा होता है, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1। देखो सबके आखिरी ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये सभी चाहेंगे कि आखिरी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन वो दे दें, तो सबकी वैलेंसी +1 होगी। इसका मतलब एक ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उन सब की वैलेंसी सेम रहती है। पीरियड में देखें, वेरिएशन इन अ पीरियड। यदि मान लो अपन थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, उसमें आता है सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, फिर इसके बाद सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ये अपन एक एटॉमिक नंबर लिख लिए। कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे अपन सोडियम का तो 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। अब देखो वैलेंसी में क्या चेंज आता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वैलेंसी हो गई उसकी +1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा ताकि आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वैलेंसी होगी +2। एल्यूमिनियम 3 देगा +3। सिलिकॉन के पास 4 है, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन है, ना दे सकता है ना ले सकता है, ठीक है। 4 से ज़्यादा होते हैं तो एटम इलेक्ट्रॉन देता है, 4 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा होते हैं यदि तो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर तो 4 ही है, तो वो ना देगा ना लेगा, शेयर करेगा। शेयर करेगा तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, तो उसकी वैलेंसी 4। आगे आए 285, मैंने बोला था 4 से ज़्यादा होते हैं तो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके लिए लेना ईजी रहता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3। फिर उसके बाद सल्फर 286 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, -2। क्लोरीन 287 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये वाला इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसके पास पहले से ही 8 है, उसकी वैलेंसी 0। तो यदि अपन इनका साइन ना देखें, सिर्फ वैल्यू देखें, तो वैल्यू में देखो क्या चेंज आ रहा है। 1 2 3 4, 1 से 4 तक बढ़ रही है, और फिर साइन नहीं देख रहा हूं मैं, तो 4 3 2 1 0, 4 से 0 तक डिक्रीज हो रही है। तो पहले 1 से 4 तक जाती है और फिर 4 से 0 तक जाती है। आगे समझ में, ये वेरिएशन होता है वैलेंसी का इन अ पीरियड। तो ये बच्चों अपन ने वैलेंसी देख ली। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डायगोनल रिलेशनशिप। देख लेते हैं क्या होती है पहले। सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन resemble in their properties with corresponding elements of third period placed diagonally. This is called diagonal relationship. देखो जैसे यदि अपन बात करें
ग्रुप 1 की, ये ग्रुप 1 है, इसमें लिथियम सोडियम आता है। यहाँ पर ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 13 है और ये ग्रुप 14 है। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड का जो ये एलिमेंट है लिथियम, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के समान होती है, जो उसके साथ डायगनली आ रहा है। अब सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है बेरिलियम, उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के समान होती है। 13 ग्रुप का एलिमेंट बोरॉन, ये सिलिकॉन के समान प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका मतलब तुम्हें दिख रहा है कि प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही हैं, लेकिन किसकी? ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स की, जो एक दूसरे के साथ डायगोनली प्रेजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नाम से पता चल रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब डायगोनली प्रॉपर्टीज का रिजेंबल करना। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग।